प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ का अपने चहीते करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट देने का सिलसिला शुरू। अरबों रुपए के रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के मरकजी किरदार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को वजीर आजम ने अपने एक और चहीते ब्यूरोक्रेट उमर रसूल के जरिए इंक्वायरी कराकर बरी करार दे दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक जिम्मेदार करार, कार्रवाई की तजवीज, नई इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ की माशी टीम मामलात संभालने में नाकाम, नवाज शरीफ ने अपना बंदा मैदान में उतारने का फैसला कर लिया, नवाज शहबाज ग्रुप वजीर खजाना के नाम पर बट गया, शाहिद खाकान ख्वाजा आसिफ मिफ्ता इस्माइल के हामी निकले, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने इसहाक डार के बगैर नून लीगी माशी टीम को नामुकम्मल करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे अंपायर मिल भी जाए जिमनी इलेक्शन हम जीतेंगे। इमरान खान ने लाहौर में बैठे शख्स को चैलेंज दे दिया, चाहे 1500 मुकदमात करवा दें पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान का ऐलान, चोरों के साथ सुलह वरना जेल जाओगे। ताकतवर तबके के खिलाफ नया इल्जाम लगा दिया। क्लास साहब अगर आपसे स्टार्ट करें, हमें मेरे ख्याल से आमिर साहब मुसद्दिक साहब भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। हम बात करने लगे जो ये रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है और उसके बारे में जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास मौजूद है, तो सिलसिला साहब कह रहे हैं कि आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। जी रिपोर्ट है आमिर साहब का। जी 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 ये लोगों को हमारे यहाँ एक मसला है कि एक इशू होता है, बहुत बड़े लेवल पे उसके उछाला जाता है, फिर उसके मुतालिक FIR होती हैं, और जो ही हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, हुकूमत बदलती है, तो वो बिल्कुल भूल भी जाते हैं लोग और पासा भी पलट जाता है। यही रिंग रोड इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिंग रोड की जो स्कैंडल था, वो मेरा ख्याल है PT की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल था, और उसके अंदर जो है हज़ारों लाखों लोग जो है उसके मुतासरीन थे कि कोई दर्जनों हाउसिंग स्कीमें थी जिनके नाम, जिनके पास NOCs थे, नया लेआउट प्लान अप्रूव्ड थे, और उनको पहले से खबर थी कि जनाब रिंग रोड इधर से बनेगा, उन्होंने ज़मीनें बेच दी। उसके बाद उसका एक इंक्वायरी हुई जिसके अंदर जो है उन तमाम स्कीमों को भी क्या पता ये चला कि जनाब 65 किलोमीटर की जो रिंग रोड थी, जो कि पिंडी इस्लामाबाद को जोड़ना था, रवात को जोड़ना था, ये मौजूदा जो लाहौर से मोटरवे आ रही है उसके साथ, तो उसको 35 किलोमीटर से बढ़ा के 65 किलोमीटर कर दिया गया, और साथ में उसको मज़ीद एक्सटेंड करके CPEC के साथ जोड़ दिया गया। और वो उसके अंदर बड़े बड़े नाम आ रहे थे। उसके अंदर नाम आ रहा था जुल्फी बुखारी का, कि इनके ख़ानदान, और हमने खबर ब्रेक की थी कि इनकी हमशीरा ने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी हुई थी, बड़े लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद के पैसे बनाए जब ये पता चला कि इधर रिंग रोड, जिनको ये मालूम था कि रिंग रोड इधर बन रही है। उसके बाद शेख रशीद साहब का भी नाम आया कि इन्होंने भी एक स्कीम के अंदर बेताशा एक महंगी ज़मीन जो है ना ख़रीदी, उसके बाद बेची, और उसके बाद तौकीर शाह साहब जो कि मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनकी संजानी में गांव की जो आबाई ज़मीन थी वो, और ये जुल्फी बुखारी के रिश्तेदार भी हैं, तो वहाँ पे पता चल रहा था कि उसके अंदर जो है एक पसवाल जिग-जैग यूँ सीधी सड़क आके मोड़ी तोड़ के इनके गांव में से ले जाई जा रही थी, जो कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी थी, और वो एक कमर्शियल स्ट्रिप इनके गांव में से जा रही थी जिसके अंदर ओपन रोड रख के, और वो अरबों खरबों का एक मामला था। फिर ये था कि वो पसवाल एक ऊपर से उसको सीधी आती हुई मोटर से की बजाय ऊपर, पर उसके अंदर जो है उस ज़माने में जो ज़ार थे इसके आपके एहतसाब के जो है क्या नाम था जी उनका, नहीं जो शहजाद अकबर साहब ने गुलजार शाह साहब, जो कि जिनका नाम बड़ा डस्के के इलेक्शनों के हवाले से कंट्रोवर्शियल पहले ही था, उनको दिया गया, और उन्होंने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट की, जिसके अंदर जो है कमिश्नर महमूद साहब जो थे उनको उन्होंने कसूरवार ठहराया। उसके बाद जो है उनके नीचे जो DC हजरात, AC हजरात, लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर ताबिश साहब, ये काफ़ी सारे लोगों को इल्ज़ाम ठहराया। और उसके बाद एंटी करप्शन की एक इंक्वायरी जो चलान वहाँ पे पेश किया गया, जिसके ज़ैद ये 3-3 महीने गिरफ्तार रहे
और वहाँ पे अभी भी वो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर जो है। अब जो है उसके अंदर जो है बिल्कुल ये शिकायत ज़रूर आई थी कि शहजाद अकबर साहब के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक थी उस इंक्वायरी रिपोर्ट में। काफ़ी सारी चीज़ें सही भी थी कि बेताशा सी हाउसिंग स्कीमें थी जिनके पास एनओसीज नहीं था, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी थी, 2-3 और 4 हज़ार रुपये की उनकी टोटल इजाज़तनामा था, पर उन्होंने 50,000 तक की इस तरह की खबरें चल रही थी कि उन्होंने प्लॉट बेच दिए हैं और इस तरह की 10-20 हाउसिंग स्कीमें थी, उनके ऊपर वो नाम था। मगर उन पे उस ज़माने में भी इल्ज़ाम था कि शहजाद अकबर साहब और गुलजार शाह साहब ने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर सही निशानदेही की, मगर अपनी बीच में बायसेस भी थी, उनके तसुबात भी थे कि उन्होंने स्कोर सेटल किए, अपने जो मंजूर नज़र जो लोग थे और स्कीमें थी उनको फ़ायदा पहुँचाया, और जो जिन लोगों को वो नापसंद करते थे और जो पॉलिटिकल एजेंडा था उनको उन्होंने वो जो पंजाबी में कहते हैं ठोक दिया। यहाँ तक कि उसके अंदर उनकी रिपोर्ट के साथ उनके जो डिसेंटिंग सबॉर्डिनेट्स थे, डिप्टी कमिश्नर साहब या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी जो डिसेंटिंग नोट था उसको भी रद्द कर दिया। ये उस वक्त भी शिकायत आई थी। अब जो है दोबारा गवर्नमेंट चेंज हो गई तो एक नई जो है गवर्नमेंट चेंज होने के फ़ौरन बाद उमर रसूल साहब जो हैं, जो इस वक्त सिविल सर्विस अकेडमी के जो है करता धरता हैं, उनको ये इंक्वायरी दी गई। उनकी अब ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये है कि वर्चुअली इसको बिल्कुल सारी रिपोर्ट को रिवर्स कर दिया है कि उन्होंने वो जो 10 पीस चार्जेस थे उसके अंदर सबको, तमाम अफराद को एग्जोनरेट कर दिया है। उसमें महमूद साहब को भी एग्जोनरेट कर दिया है, उसमें निचले स्टाफ को भी एग्जोनरेट कर दिया, उसके अंदर उन्होंने सभी को तकरीबन एग्जोनरेट कर दिया। और उन्होंने इसके अंदर तजवीज़ की है कि गुलजार शाह साहब को जिन्होंने इंक्वायरी की थी कि उन्होंने बिल्कुल मेलाफाइडी और बिल्कुल अपनी गलत चीज़ों को करके जो है उनको उनके खिलाफ तजवीज़ की है कि एक्शन किया जाए। साथ में सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने जो साहबका चीफ सेक्रेटरी साहब थे जवाद रफ़ीक साहब, उनके खिलाफ जो है ना ये तजवीज़ की है कि उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाए। अब ये उसके अंदर इन्होंने जो पिछली रिपोर्ट के अंदर जो गुलजार शाह साहब की थी उसमें उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने के अपने बुज़दार साहब, उनको, उनके स्टाफ को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको उन्होंने मुबर्रा कर दिया था, उन्होंने एग्जामिनेट कर दिया था। इन्होंने उन सबको जो इंक्वायरी में जिम्मेदार ठहराए थे उनको बचा लिया है। और ये चीफ सेक्रेटरी साहब का, चाहे वो साबिक हो गए हैं, मगर ये बड़ी बात है कि उनका नाम इसमें आ गया है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर जो 3-4 ये आपने कह दिया उमर रसूल साहब के तल्ले के शहबाज साहब के चहीते, तो सरकारी मुलाजमीन हम उनके बेताशा दफ़ा उनके ऊपर नाकिद भी रहते हैं, मगर इनकी मुलाजमत होती है, ये बेचारे क्या करें, गवर्नमेंट ऑफ द डे के मुताबिक जो नहीं चलता वो नहीं है। तो ये बड़े अच्छी पोस्टों पे रहे, ये सीडी के चेयरमैन भी रहे, ये पेट्रोलियम के सेक्रेटरी भी रहे, ये एलडीए के चेयरमैन भी रहे, मगर उसके बाद बड़ी मशहूर ज़माना जो एसीएस के तौर पे इन्होंने वो जो वहाँ पे बगावत करवाई थी सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब के अंदर, वो वही उसके अंदर ज़िम्मेदार थे। तो पीटीआई के दौर में ये खुडे लाइन ही रहे कि सिविल सर्विस अकेडमी में भेजना एक किस्म का खुडे लाइन ही होता है, मगर उसमें भी इन्होंने बेहतर रिपोर्ट दिया। अब इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, इसके अंदर 2-4 में बड़ी खामियां जो मुझे नज़र आती है। सबसे बड़ी खामी ये है कि ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वो कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू है कि वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो इन तमाम हजरात को कसूरवार ना सिर्फ ठहराया, इनके ख़िलाफ़ चालान किया, जिसकी वजह से जो लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर और कमिश्नर साहब और कई अफराद जेलों में रहे, 3-3, 4-4 महीने जेलों में रहे। तो वो चालान भी मौजूद है और इस वक्त भी जो क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं, क्रिमिनल कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट्स के अंदर वो मुकदमा चल रहे हैं। सो इनकी इस रिपोर्ट से ये ज़रूर होगा कि ये अफसरान बहाल हो जाएंगे, मगर वो मुकदमे अगर वो उसमें गिल्टी ना होते
तो फिर उनको वो एक्विटल की दरख्वास्त या FIR की क्वेश्चनमेंट की दरख्वास्त होती। इसको जो है ये ओवर रूल नहीं करती क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, पहली बात। दूसरा यह है कि उसके अंदर बेताशा बहरहाल बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चनेबल थे। सबसे बड़ा इन्होंने लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर साहब को टोटली मुबर्रा करार दे दिया है कि जनाब सब कुछ रूल्स के मुताबिक हुआ, मगर उस वक्त सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि वो पिंडी के लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर थे, मगर उनको जो है वो जाके दूसरी तहसील में अटक में ख़रीद रहे थे और उस ख़रीदने के ऊपर बड़े एतराज़ात थे कि जो लैंड एक्विजिशन हुई थी थोड़े पैसों वालों को ज़्यादा दे दिए गए थे, कई ज़्यादा वालों को कम दे दिए गए थे। तो वो जिस तरीके से वो बड़ी जल्दी में वो बंदर बांट की गई थी और पैसे लैंड एक्विजिशन की गई थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की गई थी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था और अभी भी है। अब ये खास साहब ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा है, बड़ी तफसील से ये इसके मतलब बताना चाहेंगे, मगर बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर उस रिपोर्ट जो पहले हुआ था उसके अंदर हम खुद मानते रहे कि कुछ गलत चीज़ें भी इंक्वायरी के अंदर थी। आइडली तो अगर इन्होंने करवाना था तो ये दोबारा इंक्वायरी करवाते और क्रिमिनल जो है जो प्रोसीडिंग्स थी उसको करते। ये डिपार्टमेंटल एक ये आई वॉश है और ये अगर किया जाएगा कि जनाब बिल्कुल इसको ख़त्म करके और दोबारा वो किया जाएगा और वो हाउसिंग स्कीमें जिन्होंने वो पैसा बना चुकी हैं, वो एक्स्ट्रा इस लैंड में जो 65 किलोमीटर गई थी उस इलाके में ये खबर तशहीर कर दी गई, इश्तिहार आ गए कि जनाब यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है, तो वो ज़मीनें बेच चुके हुए हैं। सो उनके खिलाफ जो उन हाउसिंग स्कीमों को जिन्होंने लाखों हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ज़मीनें बेची और नाजायज़ बेची, बग़ैर NOCs के बेची, उस इंक्वायरी का क्या बनेगा और क्या FIA ने और मुतलका अदारों ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की गई थी और उनका क्या बनेगा, क्या वो भी सारा रिवर्स हो जाएगा। ये एक डिपार्टमेंटल रिपोर्ट ये ओवर रूल नहीं करती है उनको, तो हम इस पे नजर रखेंगे। हम इसको पहले भी मेरा ख्याल हमने ही शायद ब्रेक किया था, हम फॉलो करते रहे थे, इस पे हमारी नजर है। ये आने वाले दिनों में हम मजीद बताते रहेंगे। क्लास साहब से तफसील ले लें। जी क्लास साहब। आमिर साहब को स्टोरी आपको याद होगा कि हमने इमरान खान साहब के दौर का बल्कि मतलब आखिरी जो स्कैंडल थे 2-3 उनमें से एक स्कैंडल था जो आमिर मतीन साहब ने इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स देखे। इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि उसमें आपको याद है गुलाम सरवर खान साहब का भी नाम आया था, उनके बच्चों का भी आया था। और सरवर खान साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब के 3 मिनिस्टर तो बरह रास्त उनके नाम आ रहे थे इस स्कैंडल में। उसमें जैसे जुल्फी बुखारी साहब का था, शेख अली साहब का था, गुलाम सरवर खान साहब का था। बल्कि जुल्फी बुखारी साहब को आपको पता होगा ये बताया गया था कि इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिया, अगरचे वो दावा करते हैं कि मैंने खुद दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब कि उनको बरतरफ किया जा रहा था, तो खैर उनको फेस सेविंग दी गई। और इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हो गए थे जब उनके सामने सारी चीज़ें रखी गई कि रिंग रोड में उस वक्त कमिश्नर महमूद साहब जो हैं जिनको अभी क्लीन चिट दी गई है, ये और उस वक्त जुल्फी बुखारी साहब बड़े मैच भी खेलते थे, बैडमिंटन की भी, टेनिस की बड़ी पिक्चर्स हैं, अगर वो इस राना साहब को शायद याद रहा हो तो दिखाई जा सकते हैं। सो देवर वो कहते हैं इन हैंड्स इन ग्लव्स। उस वक्त जुल्फी बुखारी साहब जो है मेन उन पर चीज़ यही आई थी कि जनाब कि उसको इमरान खान साहब का ट्रस्ट तोड़ा गया, उनको मैसेजेस को दिखाए गए। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब को बुलाया था, आपको याद होगा इन्हीं को, ये जो उस वक्त महमूद साहब थे, इनको बुलाया गया, खान साहब ने इनके सामने बैठ के बातचीत की। और बाद में जुल्फी बुखारी साहब जो है उनके करीबी लोग ये कहते थे कि इनके आजम खान साहब के साथ मसले हो गए थे, तो आजम खान साहब ने इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें बताई थी। और फिर इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी साहब की छुट्टी हुई थी, मेन चीज़ उस वक्त उनकी छुट्टी होने की थी, जो उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे उससे हेथ्रो एयरपोर्ट से, जिसकी वजह से खान साहब उनको पाकिस्तान में लाया और उनको वजीर बनाया, माशाल्लाह विफाकी वजीर बनाया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो वो उस वक्त ये स्कैंडल था जिससे जुल्फी बुखारी साहब की नौकरी गई थी और फिर वो दोबारा वापस नहीं आ सके थे। लेकिन आमिर भाई को याद होगा कि उन्होंने कहा था ना कि उनका दाखिला वहाँ पे बंद हो गया है, वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब नहीं जा सकते। जब हम मिलने गए थे, आमिर भाई को याद आ जाएगा, आखिरी मुलाकात जो उनसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से 1 दिन पहले हुई थी उनके वहाँ से छोड़ने से, तो जुल्फी बुखारी साहब भी वहाँ पर तशरीफ रखते थे। वो भी खान साहब से मिलना जुलना दोबारा शुरू हो गया था। खान साहब को पता चल गया था मैं जा रहा हूँ, तो जुल्फी को बुला लिया कि जा के चलें, लूटमार होनी थी जिसकी जैसी होनी थी। और उन्हीं दिनों में खान साहब ने, आपको याद होगा, जुल्फी बुखारी साहब भी क्लियर हो गए थे जी, उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो भी क्लीन हो गए, तो उनको भी क्लीन चिट मिल गई थी। सो
ही प्रूव्ड इनोसेंट, ये तमाम तर इसके बावजूद, ये आपको याद होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्वीट भी किए थे। ये एक करैक्टर था। दूसरा करैक्टर वो थे गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने एनओसी दिया था वहां पे, उनकी वजारत ने दिया था, शेख रशीद साहब ने भी दिया था। शेख साहब ने 1200 कनाल के करीब जमीन बेची थी। एक वहां पे रेजिडेंशियल मेरा ख्याल है, एक वहां पे वो थी आगे हाउसिंग सोसाइटी थी, मुंह मांगी कीमत मांगी, और ये उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। और इन्होंने उनको वहां पे बाद में आपको याद है एयरलाइन के लिए भी उनको एनओसी दिया गया था, वो जिसको इन्होंने बेची थी। ऐसे नहीं होता, ये फ्री लंचेस नहीं होते। जरा हम रेट पूछते रहे कि किस रेट पे दिए, हमें नहीं बताया गया बिल्कुल, ना बेचने वाले ने ना खरीदने वाले ने। सब हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स, ये हमारे, मैं उसी के आपको रिकैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को भूल जाती होंगी इन्फॉर्मेशन। सो शेख साहब ने उन्हीं को एनओसी भी बाद में मिल के हम मान लेते हैं जी बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन जमीन भी उन्हीं को बेची गई। और शेख साहब बीएंगे शेख साहब, उन्होंने मर्जी के नोट छापे होंगे कि मुझे मर्जी के थे, उन्होंने मर्जी के दिए। ये दूसरे मिनिस्टर थे। तीसरे गुलाम सरवर खान साहब थे, कैबिनेट में ये लड़ पड़े थे, वहां पे रो पड़े थे, और इन्होंने जनाब मुझे बदनाम किया जा रहा है, इनके बेटे का नाम आ रहा था, दीगर लोगों का नाम आ रहा था, शेयर होल्डिंग। सो 3 मिनिस्टर उस वक्त ये मुलविस थे इसमें। खैर उन्होंने अपनी मर्जी की इंक्वायरी करी। उस वक्त जो इंक्वायरी रिपोर्ट चाहिए थी, उस वक्त ये कमिश्नर जो थे गुलजार साहब, उन्होंने वही रिपोर्ट लिख के दी जो इमरान खान साहब उस वक्त के बादशाह को मंजूर थी, उस वक्त के बादशाह को मंजूर थी। इसी पे और मजे की चीज है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे ऐसे जवाब निकाल के दे कि आप सोच नहीं सकते। उस वक्त जैसे इमरान खान साहब चाहते थे कि ऐसी बना के लाई जाए, और आजम खान ने जो उनको लाइनें दी उसी के मुताबिक जनाब कमिश्नर गुलजार साहब ने रिपोर्ट लिख के जनाब उन्होंने सबमिट की, जिसकी रिपोर्ट्स हम आपको बता चुके हैं, किसको क्लीन करना किसको नहीं करना। वो आपका इशू दबदबा गया सारा। जाते जाते वो कहते लकड़ हजम पत्थर हजम, आज किसी को पता ही नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने बनाए, माल बहुत सारे लोगों ने बनाए, ब्यूरोक्रेसी भी थी, पॉलिटिशियन भी थे। और इस मुल्क का हाजमा देखें, 3 महीने के अंदर सब कुछ भूल गया, सब कुछ। आज आमिर साहब ने कट्टा फिर खोल के आ गए। अब इस कट्टे की कहानी सुने जो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। अब इसमें नए बादशाह सलामत आ गए हैं, उनका नाम है शहबाज शरीफ साहब। बादशाह सलामत ने वहीं से काम शुरू किया जहां से छोड़ के गए थे पंजाब में। उन्होंने तमाम हुई अपने 10 तारीख को आए थे, आपकी काट रहा हूँ, 20 तारीख को इंक्वायरी, फौरन सबसे पहले ये इंक्वायरी खुली, ये इंक्वायरी की। उनके तमाम जितने करीबी अफसरान है सब जो है नैब की कस्टडी में भी रहे, उन पर मुकदमे भी रहे, जेलें भी भुगती, वो जमानतें करा कर होकर आ गए, और टेक्निकल बुनियादों पर ज्यादा जमानते हैं। ये जो नारे मारते हैं ना विक्ट्री के, हमें साइन दिखाते हैं, और उनको बाद में चैलेंज भी नहीं किया गया आगे अगले कोर्ट्स में। मतलब उनकी अपील जो इनको नैब को करनी चाहिए थी आगे नहीं की, वहीं तक एक ही उन्होंने वहां पे आके हाई कोर्ट्स वगैरह से हुई जमानतें करा ली, और टेक्निकल बुनियादों पर ज्यादा इश्यूज किए। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। उन्होंने तमाम अपने ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा कर लिया, साथ लगा लिया, और उनको आला ओहदे मिल गए हैं। अब आखिरी रह गए थे जनाब कैप्टन महमूद, इनके बड़े फेवरेट हैं जनाब, वो जो कैप्टन साहब थे जिनके साथ उनका ख्याल है ज्यादती है। और इंक्वायरी रिपोर्ट किससे करवा रहे हैं? जो खुडे लाइन लगे रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में। जरा चॉइस देखें, ये बड़े वाइज हैं, ये बड़े शान हैं। उमर रसूल साहब जो हैं, अगेन ही माइट भी हैविंग उसमें ग्रज कि जनाब के ये देखें कि मैं इतना बड़ा अफसर, अभी आमिर भाई ने 8-10 बड़े ओहदे उनके गिनवाए हैं, उठा के आपने सिविल सर्विस एकेडमी में उनको लगा दिया है। उस पर मैं सुन रहा था कोई कंप्लेंट्स वगैरह के अफसरान की, मैं देख रहा था, मैं डिटेल में नहीं जाता, मेरे पास वो लेटर आज है वो भी पढ़ लेंगे। वहां भी कुछ लोगों को शिकायत है इनसे, जो नए वहां पे आए हैं ना सिविल अफसरान जिनको ट्रेनिंग हो रही है, कुछ उन्होंने भी उनकी बातचीत जो है ट्विटर वगैरह पे आई है, मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा, वो चीजें आने फिर करेंगे। उनके जिम्मे लगाई गई कि भाई साहब आपने सबको यहाँ पे वो कर देना है, मतलब किसी को नहीं छोड़ना मां सिवाय एक के। वो कौन से एक साहब हैं? वो है जनाब आपके कैप्टन महमूद साहब। ये वो महमूद साहब है जिनके साथ मिलके इन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। उसके ये पहले पीडी बने थे, रिकॉर्ड को आग लगवाई गई थी, अगर आपको याद हो, गिरफ्तार हुए थे वहां से। ये इनके वो कहते हैं ना उसमें एक आते पार्टनर्स इन, मतलब क्राइम वाला कह लें, इनको वहां से हटाया गया, इनको सस्पेंड किया गया, वहां से लेके एग्रीकल्चर साइड से लेके उधर से निकले। उनका पावा बड़ा लंबा था, इमरान खान साहब के दौर में कमिश्नर लग गए, वहां पे सारा प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, जिसमें फिर सलमान शाह साहब आ गए, वो जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर बुजदार साहब आ गए, कमेटी बन गई। उन तमाम लोगों को उमर रसूल साहब ने उनको दे दिया क्लीन चिट। ना बुजदार का कसूर है, ना सलमान शाह का कसूर है, ना कमेटी का कसूर है, ना डिजाइन वाले का कसूर है, ना इस कैप्टन महमूद जो कमिश्नर थे जो सारी मीटिंग्स कर रहे थे, ना उनका कसूर है। कसूर किन लोगों का है? 2 लोगों का है। एक जो उस वक्त गुलजार साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट लिखी, मुझे खैर खुशी हो रही है। हाँ। इनके साथ यही कुछ होना चाहिए, एक दूसरे को प्लीज करते रहे। उन्होंने कहा इनको जरा इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। उससे बड़ा जो दिलचस्प काम किया ना उमर रसूल साहब ने, मुझे बड़ा वो कहते हैं ना एक मरीजाना किस्म की मुझे खुशी हो रही है, मतलब इसको सैडिस्ट एक उसके कह ले। उन्होंने कहा ये जो चीज सैडिस्टिक है, मतलब ब्यूरोक्रेट की देखने एक दूसरे इंतकाम कैसे लेते, मजा आ गया लगे कसम। उमर ये क्या नाम है, उमर रसूल साहब हैं, छा गए। उन्होंने कहा जनाब बाकी छोड़ें, इधर उधर करें,
एक तो पहले टास्क दी गई थी उनको कि आपने हमारे जो लाडला है ना, ये अगर कैप्टन महमूद साहब, इतने बड़े स्कैंडल के मरकजी किरदार, इनको आपने निकाला, अकेला बंदा निकाला है। और साथ में उन्होंने ठोक दिया, जैसे वो कहते हैं ना इसको जनाब, जवाद रफीक साहब को, क्योंकि अब जवाद रफीक साहब के दौर में ये ओएसडी लग के बैठे थे, ये खुडे लाइन लग के बैठे थे। इन्होंने कहा ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, इतने बड़े बड़े इनके पास ओहदे दे सकते थे, मुझे नहीं दिए, वट एवर। सो उन्होंने कहा जनाब इन तमाम पूरे डिबाकल का कोई जिम्मेदार है ना। और रिटायर हो गए ना, रिटायर आदमी जो है वो बेकार होता है। खैर अपने दौर में वो भी फिरौनियत रखते होंगे चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, और कोई उनकी इतनी कोई काबिल भी नहीं थे टू बी फेयर, उनको कोई इतनी बड़ी रेपुटेशन भी हमने नहीं सुनी। कोई एक होता ना बड़ा, कोई पंजाब में गया, उनके बेटे की शादी थी ना, जिसपे आपको याद होगा एक बड़ा सारा इशू बन गया था, वो बड़ी इतनी लैविश शादी की थी उन्होंने जवाद रफीक साहब ने, जिसकी खबरें उस पर आके चल रही थी, बड़ा पैसा खर्च किया था। सलामियों में रिपोर्ट आई थी कि करोड़ों बेताशा इकट्ठे हुए थे। और मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, जो कला था वहां पे उसमें वहां पे जो लाहौर के उसमें करवाई थी। जब अब जरा देखें, इमरान खान साहब का बड़ा सुनहरी दौर था, रियासत मदीना के काम चल रहे हैं, जरा मजाल जवाद रफीक साहब के दौर में कोई टक्के का फर्क पड़ा हो पंजाब की परफॉर्मेंस पे या चीजों पे। वही बुजदार साहब के एक होते ना जो चीट पे लिख के आ रहा है, वही काम कर रहे थे। सो ये तो मुझे उमर रसूल साहब की एक बात मुझे पसंद है, जो उन्होंने इसमें ये टॉप पे उन्होंने रखा है कि चीफ सेक्रेटरी का काम था ये चीजें मॉनिटर करते, ये जरा देखते कि आपका कमिश्नर बैठा हुआ है, आपकी टीम बैठी हुई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों पे जा रहे हैं। सो जनाब आप जरा मेहरबानी फरमाएं, जवाद रफीक साहब के खिलाफ भी ठोक के कार्रवाई करें। और फौरी तौर पर एक मेरी रिकमेंडेशन, इतना अच्छा अफसर कैप्टन महमूद साहब हैं, जो कि उस वक्त आपको याद होगा इनके जनरल जिया साहब के वो कारी साहब थे, उनके साहबजादे हैं, उनकी सिफारिश पे इनको ब्यूरोक्रेसी में इंडक्ट उस वक्त इन्होंने बाद में करवाया था। सो लिहाजा उनको फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब है ना दोबारा कमिश्नर लगाएं, या कोई यहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्टिंग। तो आज मैं क्विकली ऐड कर दूं, वक्त में हमने जाना है क्योंकि बाद में नया सेगमेंट शुरू करेंगे। इसके अंदर दो ऐड कर दूं, एक तो ये कि उमर रसूल साहब से पहले और ये गुलजार साहब से भी पहले एक बड़े अच्छी रेपुटेशन वाले अफसर हैं डीएमजी के, पीएएस के, उनका नाम है जफर हसन साहब। उनकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी। इस सारी रिपोर्ट के अंदर जो है, उस रिपोर्ट का ना गुलजार साहब ने जिक्र किया ना इन्होंने किया, उन्होंने इन सब लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराया था। दूसरा एलिफेंट इन द रूम इज मलिक रियाज, क्योंकि सारी के पीछे जो शुजात अकबर साहब के साथ मिलके ये सारी स्कीम जो नई अलाइनमेंट हो रही थी या पुरानी जा रही थी, वो बैरिया का डायरेक्टली ताल्लुक था। अब ये नहीं पता कि इस गेम के अंदर वो इन हैं, कितने इन हैं, कितने आउट हैं, ये कल फॉलो करके अगली बार बताएंगे। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। क्लास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब। जी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब की, उनसे जस्ट एक रिक्वेस्ट की। इससे पहले मैंने एक दो और मिनिस्टर से उनसे रिक्वेस्ट थी, वो तैयार नहीं हुए क्योंकि टॉपिक ज़रा थोड़ा सा वो सेंसिटिव था। तो लेकिन इनकी बहादुरी की दाद देता हूँ मैं मलिक साहब की, आउट ऑफ कर्सी या एक अपना उन पर कॉन्फिडेंस है। और ऐसे ही होना चाहिए कि आप हैं, मीडिया के क्वेश्चन होते हैं, आपको सवालात के जवाब देने चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बगैर कोई इफ्स एंड बट्स किए, तो उन्होंने कहा जी अगेन बिल्कुल मैं आना चाहता हूँ। जो आज उनसे सवालात हम ज़रा पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि बड़े अरसे से ये चल रहा है यहाँ पे उस सिलसिला के, एक लंदन कैंप है, एक इस्लामाबाद कैंप है। लंदन कैंप को ये डार साहब उसको लीड करें। सर मैं आपकी तरफ ही आके आपको सीधा क्वेश्चन पोज कर देता हूँ सर, कि बड़े दिनों से सर हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे इसाक डार साहब जो हैं वो वापस अगेन आना चाह रहे थे, फिर उनको रोक दिया गया। अब डार साहब ने उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया अपना वीडियो पैगाम दे के कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे स्पेकुलेशंस हैं, उसमें मीडिया से ज़्यादा आपकी पार्टी के अंदर है, बल्कि स्पेकुलेशन क्या है वहाँ पे ट्वीट्स हैं। आज हमने दो ट्वीट्स देखे थे, एक शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा है, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने, और साथ में हमने देखा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने डार साहब की बड़ी तारीफ़ की है। तो एक यहाँ पे एक उसमें इंप्रेशन आ रहा है कि डार साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस करने आ रहे हैं। जो हार्ड वर्क किया था इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो मुकम्मल हो गया है, अब डार साहब आके टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है सर, तो ज़रा आप अगर कोई इस पर रोशनी डालें। सर वो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि हमारी पार्टी के अंदर जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 3-3, 4-4 मरतबा वजारतें चलाने का एक्सपीरियंस है और बड़ा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं तकरीबन ऑन एन एवरीडे बेसिस शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ
अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो, किसी चीज में कम्प्लेक्सिटी हो, ये पता ना चल रहा हो कि इसके आफ्टरमाथ में क्या हो सकता है, तो मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ। इसी तरह आपको याद होगा कि सर्कुलर डेट के हवाले से या हमारी सब्सिडीज के हवाले से या नई स्लैब्स बनाने के हवाले से डार साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है, तो जब भी मेरी उनसे गुफ्तगू हो मैं उनसे जरूर गाइडेंस लेता हूँ। तो ये मुझे ख्याल में शायद इस वजह से क्या आसाराइयाँ शुरू हो गई कि ज्यादातर पार्टीज में ऐसा कल्चर नहीं होता कि आपसे जो सीनियर लोग हैं जिनका काफी तजुर्बा है आप उनसे हेल्प लें या उनसे गाइडेंस लें। तो ये जो चीजें आ रही हैं सामने, उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो शायद अब्बासी साहब की तरफ या डार साहब की तरफ या दीगर लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनकी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए। जो ट्वीट्स हैं उसकी एक बड़ी अहम वजह यह है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन ये बात तो हम सबको पता होनी चाहिए कि ये फैसले सिर्फ मिफ्ताह इस्माइल साहब के नहीं हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तो सख्त फैसले किए हैं और बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी काबीना खड़ी है और ये काबीना के फैसले, इनमें से कोई भी फैसला ऐसा नहीं था जो वजीर आजम के बगैर या इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ लिए बगैर या उनकी सपोर्ट के बगैर लिया जा सके। तो हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, मगर क्योंकि फैसले मुश्किल थे तो मीडिया में एक बहुत तकरार भी चलती रही और मैं समझता हूँ किसी हद तक अनफेयरली मिफ्ताह साहब को ऊपर उंगलियां उठाई गई कि भाई ये इतनी महंगाई में इस तरह के फैसले कर दिए, जबकि मेरा जाती मौक़िफ़ ये है कि मिफ्ताह साहब ने जो फैसले किए हैं उन्होंने मुल्क को मुआशी तबाही से बचाया है। मलिक साहब आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल है आप अब पहले बंदे हैं, विफाकी वजीर हैं अपनी पार्टी के हों या दीगर को, जो मिफ्ताह इस्माइल साहब कितना ओपनली और उनकी ओनरशिप ले रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ को। अदरवाइज तो ये लगता था कि पीएमएल नवाज और पीपल्स पार्टी अलाइज को एक पंचिंग बैग चाहिए और वो पंचिंग बैग जो मिफ्ताह इस्माइल साहब की शक्ल में मिल गया कि आते जाते अगर मुख्य मीडिया ने मारने हैं, आके अवाम ने मारने हैं, इमरान खान साहब ने मारने हैं, पीटीआई जिसने भी मारने वो मिफ्ताह इस्माइल साहब को मुक्काबाजी करे, वो आके पंचिंग बैग करे। अब पहले बंदे हैं जो ओनरशिप ले रहे हैं कि जनाब ये तो पूरी कैबिनेट के फैसले हैं, ये हम सबके फैसले हैं, ये मुश्तरका फैसले हैं। आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी ने या आपकी हुकूमत ने भी उनको अकेले छोड़ दिया था कि भाई साहब जाएँ मीडिया को फेस करें, लोगों को फेस करें, हम तो पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे? नहीं, आपने देखा है कि कई समरीज ऐसी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती हैं, लेकिन मैं मिफ्ताह साहब के साथ बैठा होता हूँ। अब पेट्रोलियम की जो कीमत बढ़ी है तो हर मरतबा जब मिफ्ताह साहब ने उसका ऐलान किया है तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की उनके साथ, क्योंकि हम बैठ के ये फैसला करते हैं ना कि अगर बिल्कुल तेल की 1 लीटर के ऊपर हम 20 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए उन लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं, और अल्लाह उनको और दे, जो साहिब हैसियत लोग हैं, मगर अगर बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां चलाने वाले लोगों को भी सब्सिडी दी जा रही है उसी तरह जैसे गरीब आदमी को दी जा रही है, तो उसमें हुकूमत के ऊपर एक बोझ था जो हुकूमत उठाने के काबिल नहीं थी, और उसकी अगर आप कीमत का तयन करना शुरू करें तो ये आप यहाँ हो जाएगा कि मुल्क हतमी तौर पर बैंकरप्ट हो जाता। अब आप देखें कि सिर्फ बिजली की मद में हमारा सर्कुलर डेट जो है वो 2500 अरब का है, गैस की मद में हमारा सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 1500 अरब का, अगर आप दोनों को जोड़ लें तो ये 4000 अरब बनता है। एक तरफ 4000 अरब और एक तरफ पूरे मुल्क का दिफा करने के लिए हमारा दिफाई बजट जो है वो 1350 अरब। अगर माफ कीजिएगा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आमिर मतीन बोल रहा हूँ। मैं अभी माहौल ऐसा बन गया है कि एक आदमी की तारीफ़ अगर मिफ्ताह साहब की कोई तारीफ़ जैसे शायद खान अब्बासी ने की, या कोई डार साहब की तारीफ़ साद रफ़ीक साहब या ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, हालांकि वो दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, मगर माहौल इस तरह का बन गया है कि एक की तारीफ़ लगता है कि दूसरे की बात तारीफ़ ही हो रही है, और शायद ये एक टसल तनाव सा है कि जी उनको लाना है एट द कॉस्ट ऑफ मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिड वे भी नहीं कहेंगे, अभी तो बिल्कुल 2-4 माह ही हुए हैं। मेरा उससे 2-3 सवाल आते हैं। एक तो ये कि IMF का होने वाला है मगर अभी हुआ नहीं है, उसके बाद इस तरह की चहमगोइयों का गवर्नमेंट पे और पाकिस्तान पे उसके असरात,
टू ये है कि ऑफ कोर्स एक लंदन कैंप और एक पाकिस्तान के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की एक हमेशा से हर दौर में एक थोड़ी अपनी अपना ग्रुप्स रहे हैं, गो के क्लेम ज़ाहिर है यही किया जाता है कि नहीं है, मगर बहरहाल होता है। मुझे लाहौर से, क्योंकि मेरा भी आपकी तरह ताल्लुक़ रहा है, तो मैंने हमेशा से देखा है कि वहाँ एक कश्मीरी ग्रुप हमेशा पार्टी में डोमिनेट रहा है और उसके आज भी मुझे नज़र आता है कि ये कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी भी एलिमेंट है। ये इत्तेफाक नहीं है कि साद डार साहब जो कि ज़ाहिर है कश्मीरी हैं, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो सारा कश्मीरी ब्लॉक है ये एक तरफ नज़र आ रहा है। और जिस तरह चौधरी निसार कभी भी इस कैंप का हिस्सा नहीं थे, हसन इकबाल साहब भी राजपूता नहीं है, उस तरह ही शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, तो ये एलिमेंट भी मुझे कोई थोड़ा सा ज़ात बरादरी भी नज़र आती है। नहीं, मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि डार साहब के वापस आने का हमें बहुत फायदा होगा, एक ओवरऑल गाइडेंस और कोचिंग मिलेगी। आपने देखा है कि जब डार साहब थे यहाँ पर तो उनको ऊपर क्या क्रिटिसिज्म ये था कि वो काम बहुत करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा कमेटीज हैं, वो सारा दिन कमेटीज का काम करते रहते हैं, उसकी वजह से उनको एक बड़ा वसी और रीज तजुर्बा है जिससे हम सब लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द बोल्ड डिसीजंस जो मिफ्ता ने लिए। ये कोई मामूली डिसीजंस नहीं थे मिफ्ता ने, एंड मिफ्ता ने कभी आके नहीं कहा कि ये हमारा सबका इज्तिमाई फैसला है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ही कहना चाहिए ये बात, क्योंकि ये हकीकत है। मगर मिफ्ता से जब किसी ने सवाल पूछा तो उसने कहा कि हाँ ये सही फैसला था, ये करना चाहिए था। और अगर आपको पता हो कि हुकूमत, आपको तो मालूम है माशाल्लाह कि हुकूमत साजी कैसे होती, तो आपको पता है कि ये तमाम फैसले जो हैं पहले काबीना की कमेटी में जाते हैं, वहां से अप्रूव होकर काबीना में जाते हैं, वहां पे इनकी थ्रेडबेयर डिस्कशन होती है और उसके बाद ये फैसले किए जाते हैं सबकी मुश्तरका राय से। लेकिन मैं भी अगर कोई फैसला करूंगा तो मेरा काम है, ये मेरी नौकरी है कि अगर कोई मुझसे सवाल पूछे गैस के मुतालिक, जिसकी शॉर्टेज होनी है सर्दियों में और बड़ी शदीद शॉर्टेज है, और हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें इजाफी LNG मिल जाए जो इस वक्त नापैद है, तो उस वक्त मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर आई हैव टू गेट काउंटेड। मेरे दो सवाल आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को आपके डार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जो गई आपकी उसमें उनका भी रोल था कि एक्सपोर्ट्स जो हैं 25 से 20 बिलियन पे आ गई, या करंट अकाउंट डेफिसिट के पीछे उनकी पॉलिसीज़ थी। बहरहाल वो एक अलग के लिए रखेंगे। मेरे आपसे रिलेटेड मिनिस्ट्री से दो सवाल हैं। एक ये कि क्रूड की जो है अभी $10 जो है ना वो नीचे आ गई है, रिसेशन की वजह से कहा जा रहा है आगे भी शायद मज़ीद नीचे जाए, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन बजट पेट्रोल की कीमत इससे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है, तो आपका कोई इरादा है कि उसको यहाँ भी रिफ्लेक्ट किया जाए? टू, ये नीलम झेलम के अंदर आज बड़ी खबर सुन रहे थे कि टेक्निकल वजूहात की वजह से रोकना पड़ गया है, तो 950 मेगावाट के करीब बिजली है हाइड्रल, तो उससे क्या है, ये जो जुलाई में आपका दावा था कि लोड शेडिंग कम होगी, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा इसको हैंडल करना? ये पहले सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, मगर वो आमिर मतीन साहब ने वो कश्मीरी और नॉन कश्मीरी हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी, तो मैंने आई डिडंट वांट टू डक द क्वेश्चन। आई थिंक ये अहम सवाल है उनका। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो जहां पे आपने जिक्र किया शाहिद खान अब्बासी साहब की ट्वीट का, उतनी ही स्ट्रॉन्ग ट्वीट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने मिफ्ता साहब के हक में की है। तो वो तो भरपूर, यानी कश्मीरी ख्वाजा आसिफ साहब से ज्यादा खान कश्मीरी, वो जो कहते हैं ना टूशे जी जी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो आपने दो अहम सवाल पूछे। देखें, हमारे मुल्क में तेल की कीमत तयन करने का तरीकाकार ये है कि PSO पाकिस्तान की हुकूमत के बिहाफ पे सिर्फ PSO तेल खरीदती है। PSO जब तेल खरीदती है तो वो कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए खरीदती है, यानी वो कहती है कि मुझे इतने शिप्स की जरूरत है, और पूरी दुनिया के ममालिक भी और ट्रेडिंग कंपनीज भी आके बिड करते हैं, और जो लोएस्ट बिड देता है उससे तेल खरीद लिया जाता है। तो 15 दिन में जितनी भी कीमत पे तेल खरीदा जाए, जो भी कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए, जो 15 दिन की एवरेज है, उसको अगले 15 दिन के लिए तेल की कीमत मुकर्रर कर दिया जाता है।
यानी इस वक्त जो तेल की कीमत में कमी आ रही है, ये 15 दिन के वक्फे के बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी तेल की पाकिस्तान की कीमत में। तो इसमें 15 दिन का फर्क होता है। एक मैं आपको अहम बात ये बताना चाहता हूं कि खाम तेल की कीमत नीचे आना और रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आना, इसमें भी बाज़ मर्तबा एक गैप होता है, क्योंकि खाम तेल तो अगर ज्यादा कुएं से निकाला जाए तो कीमत गिर जाती है अगर उसकी जरूरत कम हो जाए, मगर रिफाइनरी बाज दफा, क्योंकि पिछले 10-15 साल में दुनिया में रिफाइनरीज नहीं लगी, बिलखसूस यूरोप ने अपनी रिफाइनरीज बंद कर दी, या कुछ सुनने में आया कि रिफाइनरीज उन्होंने 30% तो हमारे भी रिफाइनरीज है ना। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। उसके लिए हमारी रिफाइनरीज बड़ा एक छोटा परसेंटेज जो है हमारे प्रोसेस करती हैं हमारी तेल की जरूरत का। इस वजह से हमें नीलम झेलम पे हमारे पास टाइम खत्म है, नीलम झेलम पे क्विकली कह सके कुछ? जी, नीलम झेलम इंशाल्लाह उसके अंदर जो भी टेक्निकल खराबी आई है, हमने क्योंकि अपने कोयले की भी सप्लाई चेन जो है उसको ठीक कर लिया और इंशाल्लाह ईद के बाद वो चलना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 3-4 हजार मेगावाट इजाफी बिजली पानी के जरिए आने का इम्कान है अगर डैम्स में पानी आ गया। और नीलम झेलम की खराबी मुझे नहीं स्पेसिफिकली पता कि क्या खराबी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।